ग्वादर से गिलगित तक, देहात से शहरों तक, बड़े हैं या छोटे, करीब हैं या दूर, अब तालीम आपकी पहुंच में। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, और आपको नवाब बनाने के लिए सबसे आगे है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने का। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। सुनाए आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल खैरियत है जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये ओपन यूनिवर्सिटी, ये नाम क्या है ओपन यूनिवर्सिटी, क्या व्हाट डज इट मीन? अच्छा, ओपन जो है ना जी, इसका तस्वुर इस तालीम का ये है कि जनरली आप यूँ कह लीजिए कि अमूमी तौर पे जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में लोगों के पढ़ने से मुतल्लिक कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मसलन एक एज ब्रैकेट है, तो आप उस एज ब्रैकेट में स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला लेते हैं। सो ओपन का तस्वुर ये है कि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रोग्राम में पढ़ना चाहें तो आप दाखिला ले सकते हैं। दूसरा ये कि प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन उस तरह से फिक्स नहीं है जिस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटियों के प्रोग्राम। मसलन BS प्रोग्राम में 4 साल का होता है, FA है 2 या FSc है 2 साल की होती है, MPhil 2 साल का होता है। तो यहाँ पे भी बेसिक ड्यूरेशन वही है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप 4 साल में नहीं पूरा कर सकते तो आप 8 साल में ले लें। एक सेमेस्टर में 6 कोर्स नहीं ले सकते। आप कोई काम करते हैं या आप समझते हैं कितना वर्कलोड नहीं मुनासिब, तो आप 6 की बजाय 4 कोर्स। बुनियादी तौर पे आप लोगों को कन्वीनियंट रखते हैं, उन्हें कहते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप स्टडी करें, लेकिन स्टडी करें। जी, ये मकसद है। ओपन है कि आपका टाइम जब भी आप फ्लेक्सिबल हो। हाँ जी। सबसे पहले बताएं कि आपका स्टूडेंट टोटल कितना है इस वक्त? इस वक्त यूनिवर्सिटी में जी तकरीबन आप यूँ कह लें 10,50,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अभी जो इनरोल है, जो एग्जिस्टिंग एनरोलमेंट है। क्या ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कोई और यूनिवर्सिटी है इसके पास इतना स्टूडेंट होगा? नहीं, पाकिस्तान में ऐसी नहीं है और शायद दुनिया में भी बहुत कम होंगी, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटीज़ में ना एक कॉन्सेप्ट है मेगा यूनिवर्सिटीज़ का। जब किसी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट 10 लाख से ऊपर जाती है ना, तो उसको कहते हैं मेगा यूनिवर्सिटीज़। तो दुनिया में भी मेगा यूनिवर्सिटीज़ अपनी तादाद में लिमिटेड ही हैं। ओके, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की तो ये बड़ी है, लेकिन दुनिया में भी शायद इतना स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जो इतने स्टूडेंट है, आप किस तरह के इनको प्रोग्राम कैसे ऑफर कर रहे हैं? जदीद तरीन कितनी दे रहे हैं? रवायती जो है वो किस तरह की है? और आगे आने वाली जो ट्रेंड है उनके मुताबिक आप किस तरह ये स्पेस के साथ चल रहे हैं? आप प्रोग्राम्स को ना 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का बुनियादी मैंडेट जो था ना, वो मैथ्स एजुकेशन का था। वो लोग जो स्कूल जा नहीं सके, अगर गए तो टाइम पे पढ़ नहीं सके, वक्त पे कंप्लीट नहीं किया और छोड़ गए। सो मैट्रिक और FA और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लें तो जो पहले जिसको आप BA कहा करते थे 2 साल का, अब उसको हम एसोसिएट डिग्री आर्ट्स कहते हैं। सो इन प्रोग्राम्स तक जो हमारी पॉलिसी है ना, वो तो बुनियादी तौर पर एक्सेस टू एजुकेशन के उस उम्र में हम लेते हैं, और तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, हम उनसे बगैर उनकी कोई भी उम्र और एज, सेक्ट, लोकेशन कुछ भी पूछे बगैर सबको दाखिला दे देते हैं। इसके साथ साथ दीनी मदारस के बच्चे जो पढ़ते तो दीनी मदारस में हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी डिग्रियों की इक्विवेलेंस जो है वो IBCC के ज़रिए से हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन वाली डिग्रीज है ना, उनके बराबर लेना चाहते हैं। मसलन वो वहाँ पर दर्स निज़ामी करे और फिर चाहे कि मैट्रिक के बराबर इसको इक्वेट कर दिया जाए, तो 2-3 जनरल सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ने होते हैं और हम उनकी डिग्रियों को फिर इक्वेट करवा लेते हैं IBCC से। सो इस तरह के प्रोग्राम से हम ऑफर करते हैं। शॉर्ट कोर्सेज बहुत सारे ऑफर करते हैं जी, जिनका ताल्लुक लाइफ लॉन्ग लर्निंग से होता है। आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है फॉर्मली, लेकिन आपका दिल चाहता है कि आप गार्डनिंग सीख लें, आपका दिल चाहता है कि आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें। सो छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो हमारा एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर है, उसके ज़रिए से हम इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज जो कम्युनिटी सर्विस के तौर पर हम ऑफर करते रहते हैं। सो एक स्ट्रीम ये हो गई जी। दूसरी वो है जिसमें अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स हैं, MPhil है, PhD प्रोग्राम्स हैं। उनमें वही तमाम रूल्स उसी तरीके से लागू होते हैं जिस तरीके से हायर एजुकेशन कमीशन उनको डिज़ाइन करता है, क्योंकि वो रेगुलेटर है हायर एजुकेशन का, तो उनकी दी गई शराइत को मद्देनजर रखते हुए हम इन प्रोग्राम्स को चलाते हैं। अच्छा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इनकी इंफरादियत क्या है इसके अंदर? क्या आप ये बताएं कि कौन सा मुनफरिद काम है जो आप कर रहे हैं, और आपको लगता है कि जो आपका स्टूडेंट है वो इंटरनेशनली कहीं पर भी कम्पीट करता है? यूनिवर्सिटी की जहाँ तक रिकग्निशन का मामला है ना जी, ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी हुई पब्लिक सेक्टर फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। सो वो तमाम रिकग्निशंस जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ को अवेलेबल हैं वही इस यूनिवर्सिटी को भी अवेलेबल है। मुल्क से बाहर क्योंकि हम मेंबर हैं, जो एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़ है उसके मेंबर हैं, सो लिहाजा मुल्क से बाहर भी एक्रेडिटेशन वाले मसाइल हमारे साथ नहीं है। हमारे ग्रेजुएट्स मुल्क दुनिया में कहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनकी डिग्रियाँ बिल्कुल वैसे ही रिकग्नाइज्ड हैं जी, जैसे किसी भी और यूनिवर्सिटी की डिग्री रिकग्नाइज की जाती है। आपने कहा कि यूनिकनेस हमारी क्या है? मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिकनेस हमारी रीच है। हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन का सेटअप एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम उस कल्चर में, उस ट्रेडिशंस के अंदर हमारी पेनिट्रेशन है जहाँ पे ख़वातीन को घर से बाहर पढ़ने के लिए जाने की इजाज़त नहीं है। सो हम उनके घरों तक
पहुँच जाते हैं। खवातीन के लिए खवातीन के लिए ये यूनिवर्सिटी कितनी सूदमंद है, क्या किरदार अदा करिए, तो कोई एक आध एग्जांपल दें कि कैसे एरियाज हैं जो बिल्कुल छोटे दूर फार फ्लांग एरिया जो है, तो वहाँ पे आप उन तक कैसे एक्सेस कैसे होती है आपकी? हमारे रीजनल ऑफिसेज का नेटवर्क है जी। हमारे पाकिस्तान में 54 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि गिलगित से लेके गवादर तक हर जगह पे मौजूद हैं। इन 54 रीजनल ऑफिसेज के अलावा 1200 से ज़्यादा हमारे स्टडी सेंटर्स हैं जो हमारी अपनी बिल्डिंग्स में नहीं है, बल्कि हमने वहाँ के लोकल इदारों के साथ मिलके उनसे कोलैबोरेशन में चलाए हुए हैं। सो इससे आप देखिए कि हमारी रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट एरिया तक हमारी पहुँच मौजूद है। हमें ज़्यादा जो हम कंसंट्रेट करते हैं ना जी, वो अर्बन एरियाज़ में बड़े बड़े सिटीज़ में नहीं करते। हमारी ज़्यादातर फोकस उन इलाकों पर होता है जहाँ पर तालीम पहुँचना मुश्किल काम है। अच्छा, ये कहने को हम मुहावरतन हमेशा कहते हैं जी कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारे रिमोट एरियाज़ में लड़कों को भी पढ़ने में उतनी ही मसाइल हैं जी जितने गर्ल्स को हैं। उनके मुआशी मसाइल हैं, उनके साथ उस तरह के कल्चरल टेबूज नहीं जुड़े हुए, लेकिन लड़कों के जो एक तो माइंडसेट के कमाई करने के तरीके, उनका ख्याल है कि पढ़ाई के अलावा बहुत सारे हैं, तो पढ़ाई अगर कमाने के लिए है तो क्या ज़रूरत है, हम तो कमा रहे हैं पैसे। दूसरा ये कि उनके कल्चर में इस बात की कोई वक़्त ही नहीं है कि तालीम के कोई माने होते हैं। सो लिहाजा उन तक पहुंचना, उन्हें ये समझाना कि मुआश एक साइड पे, इसके अलावा भी तालीम जो है वो ज़रूरी होती है। सो उन इलाकों तक पहुंच। अच्छा, रूरल एरियाज़ में जी डेप्थ में हम बड़े बहुत जाते हैं। आपने पूछा ख़वातीन के लिए क्या इसमें खसूसियत है। ख़वातीन के लिए किसी तरह का कोई भी बैरियर जो मुआशरे ने लगा रखा हो, उनकी फैमिली ने लगा रखा हो, मजहब की आड़ में लगा हुआ हो, या किसी भी इस तरह की सूरत में है, यार शादी में बहुत सारी लड़कियां जो है वो एजुकेशन छोड़ देती हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकती हैं। उन्हें कहीं मूव ही नहीं करना जी, घर बैठ के पढ़ना है, और घर बैठ के भी उनके पास एक डिवाइस होनी चाहिए जिस पे वो ऑनलाइन कनेक्ट कर सकती हो हमारे साथ। अच्छा, जिन एरियाज में ऑनलाइन एक्सेस नहीं है वहाँ पे आप कैसे ये सब कर रहे हैं? अच्छा, ऑनलाइन एक्सेस वाला मसला आपने बिल्कुल पॉइंट आउट ठीक किया जी। ये एट टाइम्स इस्लामाबाद में भी नहीं होती, मतलब कैपिटल सिटी है, कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनमें यहाँ पे भी नेट अवेलेबल नहीं होता। हमने इसके दो हल किए हुए हैं जी। दो ही काम है जो स्टूडेंट्स को हमारे साथ ऑनलाइन करने हैं। एक उसको क्लासेस पढ़नी होती हैं जी, दूसरा उसको इम्तिहान देना होता है। हमने क्लासेस में जो हम वर्कशॉप्स डिलीवर करते हैं थ्रू ऑनलाइन टीचिंग, हमने उनको एसिंक्रोनस कर दिया कि हमने आपको एक स्केड्यूल दिया है, आपने उस टाइम पे क्लास पढ़नी है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि उस टाइम फॉर सम रीज़न आप नहीं पढ़ सके, तो उनके LMS के अंदर वो रिकॉर्डेड पड़ी रहती है। जिस वक्त उनको वक्त मिले, या इंटरनेट आ रहा हो या बिजली आ रही हो, वो उस वक्त उसको ऑन करें और सुन लें। अगर वो समझते हैं कि नहीं, इससे मदद नहीं मिल सकती, तो अपने करीबी रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करते हैं और वो मटेरियल वहाँ से ले लेते हैं। सो एक हाल ये है। दूसरा हमने तरीका जो किया इम्तिहान का, कि इम्तिहान के लिए हम उनको फर्ज कर लीजिए कि हमारा इम्तिहान 1 घंटे का है, तो हम उन्हें बेसिकली 72 घंटे का टाइम देते हैं, जिसमें वो टेस्ट उनके LMS में अपलोड कर देते हैं। वो जिस वक्त समझें कि इंटरनेट अवेलेबल है, उस वक्त ऑन करें। जो ही वो ऑन करेंगे उसको, तो फिर 1 घंटा शुरू हो जाएगा। ओके। और फिर अगर दरमियान में डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो वो दोबारा एंटर होंगे, तो जहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था वहीं से इम्तिहान दोबारा शुरू हो जाएगा। और हाँ, अलबत्ता ये है कि अब टेस्ट जो पहले अपीयर हुआ था, जितना आपने कर लिया सो कर लिया, बाकी नया आएगा। अच्छा, मतलब ये आपने पीछे ये किस तरह इसको आप मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए आप इसको कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर होता क्या है जी? LMS के अंदर प्रोविजन है, आइटम बैंक बना होता है। Okay. वो हर कैंडिडेट के लिए एक टेस्ट जनरेट करता है, और वो बिल्कुल मतलब एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है उसके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और टेस्ट है उनको ऐसे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, डिजिटलाइजेशन मतलब दुनिया पूरी डिजिटल हो गई है, और आप उस तरह किस तरह यूनिवर्सिटी को लेकर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसके लिए तब आप? यूनिवर्सिटी जी ऑलरेडी 2016 से डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में थी। हमने 2020 में अपना डिजिटल सिस्टम मुकम्मल कर लिया था, और तब से लेके हम अपने मेजॉरिटी कोर्सेज जी, एक्सेप्ट मैट्रिक प्रोग्राम जो है, या उससे पहले मिडिल टेक है, मैट्रिक के प्रोग्राम के अलावा और FA के अलावा बाकी तमाम चीज़ें ऑनलाइन ऑफर करते हैं। सो स्टूडेंट्स को किसी भी सेंटर में हमारे विजिट नहीं करना पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे जो इखलाकी तौर पे वो थोड़े से पीछे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आप कोई उनके इखलाकी तौर पे, उनके ऊपर किरदार के ऊपर भी कोई काम कर रहे हैं, और किस तरह करते हैं वो काम? ये आपने बड़ी हम्बल तरीके से सवाल पूछा जी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है यूनिवर्सिटीज़ का आजकल, कि हम यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को इल्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मुआशरे का कंस्ट्रक्टिव पार्ट नहीं बन पाते निकल के। और ये इतना बड़ा चैलेंज है कि जो अब नई हायर एजुकेशन कमीशन ने एक अंडरग्रेड पॉलिसी दी है, उसका एक मेजर कंपोनेंट उनकी तरबियत का है। अच्छा, लफ्ज़ हम आपने भी सुना होगा, हम भी बहुत तालीम और तरबियत का लफ्ज़ इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तरबियत वाला कंपोनेंट जो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर एम्फेसिस कम होता चला गया, और ग्रेजुअली सारी की सारी दौड़ जो है वो नंबरों की हद तक रह गई। यूनिवर्सिटियाँ ऑलमोस्ट एकेडमीज़ की तरह काम करने लग गई कि कुछ ऐसे तरीके किए जाएँ कि इन बच्चों के ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं। कीपिंग असाइड वो तमाम खराबियां जो असेसमेंट सिस्टम में है, उनको मैं बिल्कुल टच नहीं करता। उसके बगैर भी आप देखिए तो हमारा सारे का सारा जोर जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स पे रहा, जबकि तालीम का निज़ाम बगैर तरबियत के नहीं है। आप किसी भी ज़माने को उठा लीजिए, मसलन आप मजहबी जो हमारे मदारिस थे, खानकाहें थीं, यूनिवर्सिटियाँ थीं पहली, अल अज़हर वगैरह, पुराने ज़माने के जो हमारी किताब थी,
इन यूनिवर्सिटियों में पहले चंद साल तरबियत पे होते थे, तालीम पे नहीं होते। अच्छा, अब सिर्फ उनका नाम नहीं मैं लेता, आप जितने भी ले लीजिए ये जो मिलिट्री के स्कूल्स हैं, आप वहाँ चले जाएं तो पहले वो आपकी तरबियत करते हैं। तरबियत में वो तमाम इखलाकी चीज़ें और इक़दार और मुआशरत शामिल है जिसको आप अपने मुल्क में, अपने मुआशरे में बढ़ाना चाहते हैं, उसकी तरबियत है ना जी। तो ये पहले जाते ही आपको उठना बैठना सिखाएंगे, बात करना सिखाएंगे, चीज़ों को इस्तेमाल करने के एटिकेट से सिखाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, दूसरों की तरफ आपकी जिम्मेदारियाँ कैसी हैं। जब आप ये सीख लेते हैं तो फिर ये इल्म की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्राइसिस में भी हैं। इनकी आखिर वजह क्या है? इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद स्टूडेंट्स को दाखिले भी नहीं मिलते, लेकिन ये क्राइसिस आखिर कैसे, इस क्राइसिस से निकला भी जा सकता है? देखिए, ये बात आपकी फैक्चुअली करेक्ट है कि हमने अब तकरीबन हमारे मुल्क में कोई 200 से लगभग यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और दूसरी भी। लेकिन दूसरी तरफ एक फैक्ट और भी है जी, हमारे पास वो यूथ जिसको आज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, वो एलिजिबल है यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए, उनका सिर्फ 19% हम पढ़ा पा रहे हैं। इसका सिर्फ 19% जो है वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है। बाकी जो है 81% वो कहाँ पे गए? वो अभी उनको आगे अगली एजुकेशन में वो एंटर नहीं होते बाय चॉइस या बाय लिमिटेशन ऑफ चॉइसेस। आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके पास उतनी स्पेस ही नहीं है कि उनको वो एडमिशन दे सके या पढ़ा सके, या वो खुद आना नहीं चाह रहे। अच्छा, या वो आना दोनों वजह हो सकती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी से बाद आप कह रहे हैं कि आफ्टर एफएससी अब तो दायरे आपका जो यूनिवर्सिटी है वो तो दायरे 3rd ईयर से शुरू हो जाती है, जो हमारा पुराना बीए करते थे अब तो टर्शियरी एजुकेशन से। ओके, सो इसका मतलब बहुत बड़ा नंबर है जी जो अभी भी यूनिवर्सिटियों में एंटर नहीं होता, डिस्पाइट कि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं। ठीक है, सो मुझे इन दोनों बातों को इकट्ठा देखूं तो ये नहीं लगता कि इनकी तादाद ज़्यादा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमने बिल्कुल अनप्लान्ड फॉर्म में एक यूँ कह लीजिए कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ अब जो खुलती हैं वो शायद किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत इलाके में समझ लें कि वहाँ का जो लोकल पॉलिटिकल लीडर है उसका ख्याल है कि अगर अपने इलाके में यूनिवर्सिटी खोल देगा तो शायद उसकी सीवी में बड़ी चीज़ ऐड हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूनिवर्सिटियाँ खोलते जा रहे हैं बगैर मिनिमम रिसोर्सेज दिए हुए यूनिवर्सिटियों को, जो एक यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। हमें ये चैलेंज मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा है कि हमारी तालीम क्या रेलिवेंट भी है या नहीं है। इसका हल क्या है आखिर? किस तरह इसको टैकल किया जा सकता है इस इशू को? एक तो ये कि हमें, मेरी अपनी राय में जी, जनरल यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड यूनिवर्सिटियाँ देनी चाहिए उन इलाकों में जहाँ उनकी रेलेवेंस पाई जाती है। बाकी जो यूनिवर्सिटियों के फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जी, वो फिर अगेन इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मेरी राय में ये ज़्यादातर गवर्नेंस के इशूज़ हैं। यूनिवर्सिटियों की अगर गवर्नेंस को तवज्जो दी जाए, बिल्कुल पैसे कम है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी किस तरह कमाती है? आप तो मेरे ख्याल में खुद ही सारा मैनेज कर रहे हैं, कहीं से फंडिंग आती है या आपके पास सफिशिएंट? यूनिवर्सिटी के पास जी फंडिंग कोई नहीं आती कहीं से भी, और अल्लाह का शुक्र है कि यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट दुरुस्त रही है, यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली स्टेबल भी है। ज़्यादा क्राइसिस अब तो खैर अब ये डिफरेंशिएट भी मैं नहीं कर सकता, जो बहुत पुरानी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वो भी क्राइसिस में है फाइनेंशियल, और जो नई हैं वो तो है ही हैं। डॉक्टर साहब, फीसेस तो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये क्राइसिस में यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी, मैंने वही गुजारिश की ना कि ये गवर्नेंस का इशू है। ओके, यूनिवर्सिटियों को गवर्न करने के, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामला जो है ना, इनको हमें एक दफ़ा रिव्यू करना चाहिए कि यूनिवर्सिटियाँ जो इस उम्मीद पे चल रही हैं ना कि हायर एजुकेशन कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको फंड करती रहेगी, इस तरह से नहीं चल सकता जी। यूनिवर्सिटियाँ जब तक फाइनेंशियली ऑटोनोमस नहीं होंगी, इनको एकेडमिक ऑटोनॉमी भी नहीं मिल पाएगी, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। हमें अपनी तालीम को, यानी यूनिवर्सिटियों को जो सब्जेक्ट ऑफर करते हैं ना, इनको रिफाइन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, और कम प्रोग्राम्स बेशक शुरू करें लेकिन स्टेबल तरीके से आगे ग्रो करते जाएं। नाम नहीं मैं लेना चाह रहा, ना ले सकता हूँ, चंद यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में ऐसी हैं जिन्होंने बहुत स्टेबल तरीके से ग्रो किया, दे आर गोइंग वेल। सो वो एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसी मौजूद हैं। सो यूनिवर्सिटियों के मामला में जी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस अपनी ख़त्म करें। फीसें बढ़ाना, फीस जो है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में से एक है, सारा इनकम का सोर्स वो नहीं हो सकती। ठीक है, और ये भी दुरुस्त है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी उससे अच्छा, ये वजह तो नहीं है कि लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे? ये भी कोई रीज़न है उसमें? प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ क्यों ग्रो कर रही हैं जी? देखिए ना, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों से तो फीसें उनकी बहरहाल ज़्यादा है, ऐसे ही है, उनके पास स्टूडेंट क्यों चल रहा है? और अगर वो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की 3000, 5000, 10,000 स्टूडेंट के साथ अपना सारा कुछ मैनेज करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी 40,000 स्टूडेंट रख के, 30,000 स्टूडेंट रख के क्यों मैनेज नहीं कर पाती? सो ये फीसों का इशू नहीं है जी मेरे नज़दीक। ओके, और दूसरा, गवर्नमेंट की फंडिंग पे जो नज़र है ना, इसको यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि अब वक्त है इससे अपने आप को दूर कर लें, अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है उस पर ज़रूर काम करें, और डिसीजंस में थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है। सिर्फ एक सवाल है, हर जगह पे जहाँ पे देखें बोर्ड लगा होता है, आप इधर बाहर निकलें जी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हम खरीदें, हम आपको बना के देंगे। ये क्या धंधा है उनका? किस तरह ये चल रहा है, और इसको आपने किस तरह अभी इसको ख़त्म कैसे किया जा रहा है? देखिए, असाइनमेंट बिकने वाला काम
बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोहरत है इस बात की। इस बात का कोई डाटा मौजूद नहीं कि इनसे कितने लोग खरीदते हैं। मौजूद ये हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे जगह जगह पढ़ते हैं, जहाँ पे भी जाएं, आपको बस स्टॉप पे किसी पे चले जाएं, यहाँ पे आपको लगा होगा कि ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट हमसे खरीदें, बनी बनाई असाइनमेंट से ले जाएं। इसको आपने बिल्कुल ऐसा ही है। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट बैठा होता है, ये वो एजेंट है। क्या सारे लोग एजेंट के जरिए पासपोर्ट बनवाते हैं? नहीं बनवाते। बिल्कुल। इसी तरह हर मामले में ना ये लोग मौजूद हैं जो उसको मिसयूज करते रहे हैं। इनके पास कितने लोग जाते हैं इसका कोई डाटा नहीं है। हमारी अपने इंटरनल जो हम करते रहते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल व्यू नहीं है, लेकिन इनके पास जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कोई 10-12% से ज़्यादा नहीं होता। रीजन अफोर्डेबिलिटी भी है, रीजन सिस्टम के अंदर जब वो असाइनमेंट आती है तो डिटेक्ट हो जाती है, तो फेल हो जाते हैं आप। सो ये भी वजूहत पाई जाती हैं। लेकिन हैविंग सेड, हमने इसका दूसरा एक बंदोबस्त किया है जी, अब जो डिजिटलाइज होने के बाद और स्प्रिंग 25 से वो इंशाल्लाह ऑपरेशनल भी हो जाएगा। लोगों की असाइनमेंट्स भी यूनिक जनरेट हुआ करेंगे। ओके, हर स्टूडेंट को आइटम बैंक हम एक बना रहे हैं, हर स्टूडेंट की असाइनमेंट अलग से जनरेट होगी। और असाइनमेंट्स में अब वो किताब से कॉपी करके लंबे लंबे जवाब देने वाला फिक्स रिवाज खत्म हो जाएगा। सवालात छोटे होंगे और हायर लर्निंग लेवल के होंगे। आपने अपनी सोच से उसका जवाब लिखना है। 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं जवाब में, और सवाल भी अब 3-4 की बजाय थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ताकि अगर किसी को अब भी इस पे इन्वेस्ट करना है, किसी असाइनमेंट बनाने वाले को, तो हर एक के लिए एक यूनिक असाइनमेंट जनरेट कर दे, उसके बदले में जो मिलता है ले ले जी। ये तो दुनिया का निज़ाम है ना कि आप कुछ ठीक करते हैं, जो गलत करने वाले रास्ता निकालते हैं, फिर आप ठीक करते हैं, फिर वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो आपने बेसिकली ये एक रास्ता निकाला और उनका मतलब ये अगर असाइनमेंट्स बन रही तो डेफिनेटली ये बात उनका रास्ता बन रही है। और दूसरा ये कि देखिए, इनका वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं होता है मिसाइल का, इनकी वजह से शोहरत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है हमारी। हर जगह जैसे आपने भी कहा कि लगी होती है, मैं भी किसी पान की शॉप पे चला जाऊँ, किसी बुक स्टोर पे चला जाऊँ, तो मेरे सामने वो इश्तिहार लगा हुआ नजर आता है। चटकी होगी बहुत। अच्छा, इनके खिलाफ आप वक्तन फवक्तन करते भी रहते हैं, लेकिन बंद नहीं किए जा सकते जी। ठीक है, बाटा अपनी नकली जूतियाँ नहीं बंद करा सका, इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस वाले अपने बाहर से एजेंटों को नहीं उठा सके जी पूरे। हम यही कर सकते हैं ना कि उनकी लिमिटेशंस बढ़ाते जाएं और उनके लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो जाए। सर, आज का नौजवान बड़ा जो है वो एक बात समझे कि शॉर्टकट के ज़्यादा चक्कर में है, जल्दी पैसा भी कमाना चाहता है, यहाँ से बाहर भाग भी रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं। आपको लगता है कि उनका मुस्तकबिल यहाँ पे भी रोशन है पाकिस्तान के अंदर, या उनको आप बाहर जाना मतलब समझते कि ठीक है? देखिए, मुस्तकबिल के बारे में ना मेरे बड़ा डिफरेंट सा व्यू है जी। आपका मुस्तकबिल आपकी सोच से मुंसलिक चीज़ है, आपकी डिग्रियों से मुंसलिक चीज़ नहीं है। आप कुछ भी पढ़ लेते हैं, बस सबसे हम अच्छा समझते हैं इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर्स बन जाएं। अगर आप डॉक्टर भी बन जाएं और आप अपने बैच में सबसे नीचे हैं, तो आपका कोई वक़्त नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लें जिनके बारे में उम्मीद ख्याल है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मिसाल के तौर पे आजकल लैंग्वेजेस हैं, आप पर्शियन पढ़ लें, अब एक ज़माने में बहुत था, अब नहीं है, लेकिन अगर आप वो भी पढ़ें और आप अपने ग्रुप में टॉप 25% में रहें, तो आपका फ्यूचर है। फ्यूचर का ताल्लुक सब्जेक्ट से नहीं है, डिग्री का ताल्लुक मजमून से नहीं है जिसकी डिग्री है, डिग्री का ताल्लुक उस शख्स से है जिस शख्स के हाथ में वो डिग्री है। अगर आज भी आप कुछ पढ़ते हैं और पूरी तवज्जो से लगन से करते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर ओपन है। मैं आपको हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ उन लोगों की जिनको आप समझते हैं कि इन्होंने एक बिल्कुल आम सी चीज़ पढ़ी और उसके बाद उनका कैरियर जो है कुछ भी अमूमन नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत तरक्की की और मुल्क में नाम है जी उनका। डॉक्टर साहब, दुनिया में मतलब तेज़ी के साथ इस तरफ जा रही है दुनिया कि आप वो कहते हैं कि डिग्री नहीं, हुनर आपके पास होना चाहिए। आप प्रैक्टिकली हमें क्या करके दे सकते हैं? आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो लोगों को हुनरमंद भी बना रही है? मैं इस पे भी आता हूँ। ये बहुत दौड़ आजकल चली हुई है जी। आजकल कहीं भी गुफ्तगू सुने तो पहले ये होती है लोगों को स्किल सिखानी चाहिए। मैं किसी को उर्दू पढ़ाता हूँ जी, वो तो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, वो और तरह की तरबियत का मजमून है। स्किल बेस्ड एजुकेशन शुरू से है और अलहदा से मौजूद थी, जिसको हम अपने पाकिस्तान के उस कॉन्टेक्स्ट में कहें तो ये जितनी टेक्निकल वोकेशनल इदारे थे ये यही काम करते थे। इनका काम था कि मैट्रिक के बाद कुछ बच्चों को स्किल्स सिखा देनी जो कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन जिसको आप सो कॉल्ड कहते हैं उसमें नहीं आना चाहते। आप किसी को प्लम्बर बनने के लिए सिखा दें, किसी को इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवा दीजिए, किसी को ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करवा दीजिए, आजकल है तो IT बेस्ड कोर्स करवा दीजिए। ये तालीम हमेशा से मौजूद रही, ये मौसर रही या नहीं रही, ये हमारा सवाल है। और हमने इसको कभी भी रिकग्निशन उस तरह से, रिकग्निशन से मेरी मुराद है जी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के ग्रेजुएट्स के लिए कैरियर लिमिटेड सा था, तो लोग क्यों इधर आ जाएंगे? आपने उनके साथ एक स्टिग्मा जोड़ रखा था जैसे ये कुछ सेकंड या थर्ड रेट स्टूडेंट्स हैं जो ये काम करते हैं, तो वहाँ तो कोई नहीं आएगा। अब वक्त के साथ साथ वो जो हुनर थे उनकी अहमियत बढ़ गई, लिहाजा अब लोग उसकी तरफ जाना भी शुरू कर देंगे। कैरियर पाथ्स अभी भी आपने नहीं बनाए, लेकिन ये तालीम आपकी डिग्रियों का मुतबादल नहीं है।
वो एक और स्ट्रीम है। मसलन आपको इस मुल्क में किसी सब्जेक्ट की तरवीज चाहिए, आपने रिसर्च की कल्चर को प्रमोट करना है, आपने मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज़ में लोगों को इंक्लूड करना है, बनानी है, मुल्क के लिए फैसले करने हैं, तो ये शॉर्ट कोर्सेज वाले लोग नहीं कर सकते। सर आपकी कॉफ़ी साथ साथ ठंडी हो रही है बिल्कुल। तो अब थोड़ा चलते हैं आपकी ज़ाती लाइफ की तरफ। आप मुझे बताएं कि आपका कहाँ पे बचपन कहाँ पे गुजरा है, कहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की है? मैं जी, वालिद साहब मेरे वापडा में जॉब करते थे जी, उनकी पोस्टिंग तरबेला डैम में थी। तो जब मैं पैदा हुआ तो वो वहाँ पे पोस्टेड थे, तो मेरी इब्तदाई जो ज़िंदगी है और तालीम है वो तरबेला डैम में गुजरी है जी। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका कौन सा फेवरेट था? सब्जेक्ट जो मुझे पढ़ने को कहा जाता था उनमें से कोई भी मेरा फेवरेट नहीं। मतलब बाय फोर्स पढ़ाए गए आप? नहीं, वो एक रिवाज था जो वालिदैन को अच्छे लगते थे सब्जेक्ट, उनका ख्याल था कि ये फ्यूचर इनसे बेहतर हो जाता है, तो वो सब्जेक्ट वो पढ़ाया करते थे। कौन साइंस से हमें पता तो चले कि कौन साइंस के सब्जेक्ट जान जाती थी आपकी, हमारी भी जान जाती थी। हाँ जी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह ये सब्जेक्ट थे। और मेरा अपना रुझान जो था वो उस वक्त अदब की तरफ था ज़्यादा, इसको पढ़ना, आर्ट्स की जो सो कॉल्ड मज़ामीन है, सोशियोलॉजी वगैरह हो गया, साइकोलॉजी, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान था। सो लिहाजा मैंने मैट्रिक किया साइंस के साथ, एफएससी की, बीएससी भी की। अच्छा, थ्रू आउट कैरियर जो सारा वो आप साइंस पढ़ के 14 साल के बाद फिर मैं टीचिंग की तरफ आया। अच्छा, तो आपने कभी अब्बू से बगावत नहीं की कि अब्बू मुझे ये नहीं ये पढ़ना है, मुझे बताएं कि मेरा तो शौक उधर है? ऐसा नहीं कभी हुआ? इतना कुछ सोचने की जरूरत होती थी। आज आप बच्चों को क्या कहेंगे कि किस तरह वो बच्चे जाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को ये इतनी मतलब उनको आज़ादी दी हुई है कि जो वो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, या आपने भी वही रवायती रखा है कि नहीं ये तो पढ़नी? बिल्कुल पूरी तरह जी, जहाँ उनका दिल चाहता है, जो उनका दिल चाहता है वो पढ़ें। मुझे इस तरह का, जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना, मुझे मेरा बिलीव ये है कि वैल्यू जो है ना वो डिग्रियों में, कागजों में नहीं होती, वैल्यू इंसानों में होती है। सो आप कुछ भी करें, अच्छे तरीके से करें, शौक से करें, तो आपकी वक़्त है आपके लिए क्या दुनिया। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट है जैसे जान जाती थी आपकी कि यार ये तो ना ही होता तो अच्छा? केमिस्ट्री मुझे पसंद है, मुझे समझ नहीं है। रट्टा लगाते थे, जो रिवाज था जी, जितना को रट्टा लग जाता था तो वो लगा लिया करते थे, उसके साथ जो गुजारा हो जाता था वो चलता था, बगैर उसके समझने की आप चीज़ें पढ़े ना तो कोई बात बनती नहीं है उसके अंदर। चलिए, मैट्रिक में तो रट्टा शिट्टा चल गया, आपने तो दायर आगे एफएससी भी की और उसके बाद बीएससी में पढ़ा, और मतलब ये सारा थ्रू रट्टा ही चला है। बीएससी में मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जी, मैंने आगे फिजिक्स मैथ कर लिया था, एफएससी तक थी, और बिल्कुल दोस्तों की मदद और रट्टा, ये दो चीज़ें चलती थी। तो आज आप मुझे ये बचपन में खेल कौन से खेलते थे? खेल जी, हॉकी भी खेलते रहे, क्रिकेट भी खेलते रहे। जो खेल का वो जुनून उस वक्त हॉकी का था, उस वजह से थी, या मतलब उस जमाने में जी, हर जमाने में बल्कि ना हॉकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, सो लिहाजा बच्चों में भी वही शौक था कि हमने स्कूल में भी खेलते थे। हॉकियाँ होती नहीं थी जी, दरख्त से डंडे काट के वो जो आगे से टेढ़े होते हैं, तो उससे हॉकी बना लेते थे बस। बचपन में कुछ शरारती थे या इसी तरह संजीदा? मतलब नहीं, बहुत शरारती कभी भी नहीं रहा। अच्छा, शरारती नहीं रहा, इसी तरह से बहुत संजीदा भी नहीं, दोस्तों की महफिल में एंजॉय करते थे, लेकिन उस तरह की शरारतें नहीं की कभी। अच्छा, मतलब आप मुझे ये बताएं कि जब आप स्टडी कर रहे थे उन दिनों में, आपने ये सोचा हुआ था कि मैंने कल को इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाना है, प्रोफेसर ही बनना है, या कोई आपने बचपन में उस वक्त कोई ख्वाब और देखे होते हैं ना बहुत सारे कि डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो ये बाद में आके आपको लगा कि नहीं मैंने तो प्रोफेसर बनना है? ये तब से ही ये दिन में था कि प्रोफेसर ही बनना है? प्रोफेसर ही बनना है जी, शुरू से मुझे ये शौक था टीचिंग करने का, और मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में बाय चॉइस आया था जी। मुझे समहाउ ये कन्विक्शन बचपन से थी, मैं एक बार पहले भी किसी पॉडकास्ट में कहा कि मैं या तो टीचर बन सकता हूँ या मैं जो है ना ये एक्टर बन सकता हूँ। अच्छा, अगर टीचर ना होते तो एक्टर होते? ये दो काम मेरा ख्याल था मैं कर सकता हूँ। तो अभी क्या आपको लगता है कि आपको एक्टर बनना चाहिए था? दोनों काम करता हूँ जी, मतलब टीचिंग में बहुत सारा हिस्सा है एक्टिंग का। नहीं, अभी एक्टिंग में शौक है? नहीं, आप भी बहुत सारे ड्रामे भी हैं, रोल भी लेना चाहेंगे उसमें? नहीं, अब इट्स टू लेट कि आप उसको सीखा जाएगा। मतलब अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो किरदार होते हैं। अब ये दोनों काम मैं इकट्ठे जारी रखूँ ना तो मेरा वो वाला और ये वाला इमेज आपस में मिलकर नहीं चलते, टीचर वाला भी और दूसरा भी ना, दोनों काम इकट्ठे जरा मुश्किल है। तो अब टीचिंग बजाते खुद जी उसका एक बहुत सारा हिस्सा जो है ना, अब ये जो ऑनलाइन टीचिंग हमने शुरू कर दी, बहुत सारा इसका हिस्सा वही है जो आप अगले को समझ के उनके साथ डायलॉग बनाना करना। अच्छा, मेरे ख्याल दोनों पूरे हो जाते हैं। कभी जिंदगी में ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये किस शोबे में आ गया हूँ, मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए था, कोई थोड़ा डिफरेंट करते, कोई ऐसा कभी ख्याल है? नॉट इवन वन सिंगल एट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ लाइफ जी, मुझे लगता है कि मैं यही कर सकता हूँ और ये जो मैं करता हूँ यही करता रहूँ। दोबारा भी मौका मिले जीरो से शुरू करने का तो टीचिंग ही करूँगा। अच्छा, नौजवान जो आज का नौजवान है उसके लिए कोई खास पैगाम आप जो देना चाहते हैं और हमें वो बताएं। जितनी मायूसी हमने फैला दी है इर्द गिर्द, हमारे वाक़यात भी ऐसे हुए, कुछ मुल्क के हालात भी इस तरह से रहे, उतनी मायूसी है नहीं। बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। इतने सारे मुसलसल गलत फैसलों के बाद भी आज हम अभी दुनिया में रेलेवेंट हैं, दुनिया अभी भी हमारी तरफ देखती है। अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम बुनियादी रिसोर्सेज इस मुल्क में दे रखे हैं जो किसी मुल्क के आज़ाद रहने और चलने के लिए लाजमी होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द दुनिया में देखिए, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इन नेमतों से खाली हैं। आप अपने मुल्क में एक वक्त में नॉर्थ में माइनस में टेम्परेचर मिलता है तो साउथ में 50+ सेल्सियस में मिलता है। इतनी सारी वेराइटी दुनिया के चंद ममालिक में, और हमारे साइज़ के मुल्कों को अगर आप देखें तो कम होती है। इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हमें मायूस होना चाहिए।
आज थोड़ा सा वक्त है जिसमें ये, और ये इतनी वाइब्रेंट कौम है जी, आप इनको आज भी हंसता खेलता पाते हैं इतने सारे मुसीबतों के बाद भी। ये शिकायत भी करते रहते हैं लेकिन साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी इंजॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं। लाइफ जो है ना वो अपने मुल्क में होती है जी। आप काम के लिए दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं, जहाँ से आप उगे होते हैं ना, जितना ज़िंदगी को इंजॉय आप वहाँ करते हैं किसी भी और जगह नहीं कर सकते। मैं तकरीबन 4-5 जगहों पे रहा हूँ जी, और मौके थे कि वहाँ सेटल हो जाता, एक लम्हे को भी मेरे दिल में नहीं आता। ये सोचना मेरे लिए मुश्किल होता है कि यार मैं, मिसाल में आप छोटी सी वक्त अगर आपके पास है, बिल्कुल है। मैं जब PhD कर रहा था जी, तो वहाँ पे मेरे चंद दोस्त थे साथ। तो कहाँ से कर रहे थे? मैं जापान से मैंने PhD की। तो यूनिवर्सिटी में जब वहाँ पे एक जगह होती थी, आप समझ लें मैं जिस प्रोफेसर के साथ लगा हूँ तो मुझे ना अपना असिस्टेंट रख लेते थे कि मैं उनके काम वाम करूँगा, और उसको वो डेजिग्नेशन देते होते थे असिस्टेंट टू प्रोफेसर। ओके। अच्छा, उसकी सैलरी अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करता तो आप मेरी प्रोफेसर वाली सैलरी से मिलती जुलती सैलरी थी जी वहाँ, और उस एज में अगर आपको मिल रही हो तो बड़ी अट्रैक्शन थी। लेकिन मेरे दोस्त एक वहाँ रह गए, उनसे जब वो वापस आए 12-14 साल बाद, तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा अगर आज आप अपने फैसले को रिव्यू करें तो आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला किया था? उसने 2-3 बातें मुझे कही जी, बड़ी अहम थी। उसने कहा देखो, मुझे बहुत अट्रैक्शन थी कि मैं एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट टू प्रोफेसर हूँ, लेकिन तुमने मेरी मेल्स देखी होंगी, मैं नीचे लिखता होता था असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी थी कि यार मैं असिस्टेंट टू प्रोफेसर लिखता था तो मुझे अपनी हद तक लगती थी। तो मैंने वहाँ 18 साल इस टू को छुपा के तुम लोगों के सामने गुजारे, लेकिन मैं था तो वही। दूसरी बात कहता, जिस तनख्वाह की लालच में किया था वो तनख्वाह 2 महीनों बाद मुझे कम पड़ गई थी। वहाँ पे रहना, वहाँ पे इधर अखराजात मेरे उस तरह से हो गए थे, मैंने चीज़ें उस तरह बढ़ा ली थी। तो लेकिन अब क्योंकि मैं कमिट हो चुका हुआ था तो मैं वहीं रह गया। अब मैं क्योंकि वापस आ गया जी, वापस आके अल्लाह ताला आपको इत्मीनान जो है ना जी, वो माशरे में आपके मुकाम से इज्जत से बख्शता है। आपके ज़रिए से जो काम अपने लोगों के लिए हो जाते हैं वो आपके लिए बाइस इज्जत होते हैं। आपने तनख्वाह शायद उतनी नहीं कमाई, इत्मीनान उससे ज़्यादा था। दूसरी एक चीज़ आपने सुनी होगी जिसको गरीबुल वतनी कहते हैं जी, उसकी भी माने मुझे अपने एक इसी तरह किसी बाहर के स्टे में था मैं पोस्ट डॉक पे, वहाँ मुझे जी पाउंड्स में मिला करता था स्कॉलरशिप। मेरे अकाउंट में जी जिस दिन कोई 100-125 पाउंड रह जाता था ना महीने के एंड पे, तो मैं बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेता था, कोई पैसा नहीं खर्च करता था कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो और वो पैसे पाकिस्तानी रुपयों में काफ़ी थे। उसके मुकाबले में मुझे सोच आती थी कि यार मैं पाकिस्तान में होता हूँ ना तो मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता और सुकून से रहता हूँ, लेकिन मुझे ये फिक्र कभी नहीं हुई कि 1 रुपया भी नहीं है, मेरा कल बनेगा क्या। मुझे पता होता है कि मेरा कल ठीक गुजर जाना है, कुछ नहीं होगा तो मेरे भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, ये मुझे कुछ ना कहीं से मेरा इंतजाम कर देते हैं और काम चलता रहता है। वहाँ पे मैं गरीब था जी, बहुत सारे पैसे रख के गरीब था, यहाँ आके कोई पैसा ना रख के भी मैं अमीर होता हूँ। सो ये जो बच्चों में हमने आजकल सोच डाल दी ना कि ये बाहर चले जाएंगे, वहाँ रुपए कमाएंगे, भेज देंगे, बिल्कुल भेजेंगे जी। और लेकिन हमने प्राइमरीली इनको इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि ये इतना पढ़ने के बाद वहाँ जाके सब स्टैंडर्ड जॉब करेंगे और हमें डॉलर भेजेंगे। हमने तो इसलिए पढ़ाया कि ये हमारे मुल्क में रहेंगे और हम इनसे काम लेंगे और इनको इनका मुकाम देंगे। जब हम वो दे नहीं पाते तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, मुल्क से बाहर जाके काम करके डॉलर भेजना भी मुल्क की खिदमत है। बिल्कुल खिदमत है, लेकिन ये वो खिदमत नहीं है जिसकी वजह से हम इन्हें पढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके तशरीफ लाने का। जी, आपने सुना कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको कुछ भी हो, मुश्किल होगी, लेकिन पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान की खिदमत करती हैं, यहीं पे आपको इज्जत मिलेगी, यहीं पे आपको मुकाम मिलेगा। वहाँ वक्ती तौर पे आपको शायद कुछ पैसे तो ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन दायमी सुकून यहीं पे है। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।